हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश किस प्रकार से हुआ और किस उद्देश्य से यहाँ पर ये आए थे। तो इसकी पूरी एक कहानी दोस्तों आज हम आज के सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये आज हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकेंड टॉपिक होने जा रहा है, जिसे पूरे विस्तार से विद डेटा में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। और इस वाले सेशन में दोस्तों हम चर्चा करेंगे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज किस प्रकार से और कब किस क्रम में भारत में आते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों पूरे विस्तार पूर्वक और पूरे व्यवहारिक रूप से इसको पूरे विस्तार से समझने का प्रयास आज के सेशन में करेंगे। तो इससे पहले भी दोस्तों हमारा एक सेशन हो चुका है जहां से हम प्रारंभ कर चुके थे, और अगर आप हमें कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए पूरे क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों को पढ़ाते हैं। और अभी तक दोस्तों हम जो है यहाँ पर बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों को अगर देखा जाए तो दोस्तों ये लगभग सभी सब्जेक्ट हम ये कवर कर चुके हैं, है ना। बीए फर्स्ट ईयर में देखा जाए तो 8 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इतिहास ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर में, है ना, और थर्ड ईयर में तो ये आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा कौन कौन सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट दोस्तों यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइएगा, है ना, चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहां पर आपको आसानी से सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे पढ़ने के लिए पूरे विस्तार से, है ना, और पूरे क्रम अनुसार टॉपिक वाइज टॉपिक। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। कहाँ मिलेंगे आपको सभी सेशन? ये हमारे जो हो चुके हैं वो प्लेलिस्ट में, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं प्लेलिस्ट को इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पर जैसे प्लेलिस्ट में यहाँ दिख रहा है आपको, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट नेम वाइज पूरे बने हुए हैं। सभी सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। बीए फर्स्ट ईयर जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो आप आसानी से सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी सेशनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको एक साथ प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे आप पूरे साल आराम से तैयारी कर सकते हैं बिना इधर उधर भटके। और आप एक ही लिंक के माध्यम से आप जब चाहे तब उस लिंक पे क्लिक करके और अपने सिलेबस को ओपन करके, सब्जेक्ट को ओपन करके और अपने अनुसार जो है जो सब्जेक्ट आप जो लेक्चर आपको देखना है उस लेक्चर को आप देख सकते हैं और वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे अपने सेशन की, आज के सेशन की। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं, चूंकि आपने फर्स्ट वाला सेशन भी आपने देखा हुआ है, तो उसमें हम स्रोतों पर बात कर चुके थे, है ना। आधुनिक भारत के इतिहास के जो स्रोत रहे हैं उन स्रोतों पर हम चर्चा कर चुके थे। विशेष रूप से 3 प्रकार के स्रोतों पर हमने चर्चा की थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि यूरोपीय कंपनियां जो आई थी भारत में, यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश किस प्रकार से होता है, किस क्रम में होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार से फर्स्ट यूनिट में दोस्तों ये 6 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डायरेक्टली कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ना क्या है मैं आपको इसी स्लाइड से ही आपका सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अगर आप बीए वाले स्टूडेंट हैं तो कितना आपको कवर करना है, और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं तो आपको और क्या क्या कवर करना है, दोनों को मैं कवर करते हुए चल रहा हूं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम इसका इंग्लिश भी दे पाऊं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी मुझे यहां पर फॉलो करते हैं इस कारण से। तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट की हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट की तो देखिए, अगर आप बीए या फिर किसी यूजी सिलेबस को अगर आप फॉलो करते हैं, यूजी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये आगमन वाला ही मात्रा आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं तो आपको ये नीचे वाले जो दिख रहा है आपको दोस्तों, ये स्थापना वाला क्रम ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आप बीए सेकेंड ईयर के ही स्टूडेंट हैं और अगर आप दोनों याद रखते हैं ना, तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए, यूरोपीय कंपनियां या यूरोपीय लोग भारत में आए थे, है ना, और ये एक क्रम था। ऐसा नहीं है कि बस अंग्रेज उठे और भारत में आ गए और आकर के बस भारत पे डायरेक्ट उन्होंने अधिकार कर लिया, ऐसा नहीं हुआ था। इनको भारत पर अधिकार करने में काफी लंबे समय लगा, काफी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा, कई लोगों से युद्ध भी उनको करने पड़े, तब कहीं जाकर के भारत पर ये अधिकार कर पाए थे। तो इसी क्रम में दोस्तों,
कौन पहले आते हैं? क्या यूरोप से सिर्फ अंग्रेज आए थे या इसके अलावा और भी कोई आया था? क्या सिर्फ इंग्लैंड वासी ही आए थे भारत में या और भी कोई था? तो ये बात हम आज समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, भारत में अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप से जो भारत में आए थे उनमें सबसे पहले कोई आने वाले थे तो वो थे दोस्तों पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। कब आए थे ये? 1498 में पुर्तगाली भारत आ चुके थे। ठीक है ना? भले वो एक व्यक्ति आया हो, पूरे विस्तार से मैं आगे एक एक करके समझाने वाला हूं, एक एक करके चर्चा करेंगे कि पुर्तगाल से सबसे पहले कौन आया था, कब आया था, किस उद्देश्य से आया था, क्या सारी बातें थी, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं, है ना। तो पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली आए भारत में, कब? 1498 में। उसके बाद डच आते हैं। कब आते हैं दोस्तों डच? 1605 में। अब यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप लोग, कुछ किताबों में 1608 भी लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1611 भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो सत्यता प्रमाणित डेटा है वो यही है। डचों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1605 में हुआ था। कब हुआ था? 1605 में। इसके बाद अंग्रेज आए थे, अर्थात कि अंग्रेज तीसरे नंबर पे आते हैं। आने के क्रम में ना, आगमन, भारत आगमन के क्रम में अंग्रेजों का नंबर कौन सा है? तीसरा नंबर है। क्लियर है? लेकिन जब आगे देखेंगे आप उनकी कंपनी की स्थापना के क्रम में तो उनका क्रम बदल जाएगा, मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? 1498 में। उसके बाद कौन आए दोस्तों? तो डच आए थे। कब आए? 1605 में। इसके बाद अंग्रेज आते हैं 1608 में, मतलब डचों के 3 साल बाद। ठीक है, अंग्रेजों के बाद में डेनिश आते हैं। डेनिश, ठीक है, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा वाले याद रखें, डेनिश आते हैं। कब आए? 1620 में। और सबसे अंतिम में आते हैं फ्रांसीसी। कब आते हैं दोस्तों? 1668 में। 1668 में। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पर बीए वाले सिर्फ 4 याद रखेंगे, डेनिश को छोड़ दीजिएगा, डेनिश को हटा दीजिएगा, सिर्फ इनको याद रखना, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी विद डेट याद रखना है आपको, है ना। अच्छा, ये तो हो गया भारत में आने का क्रम। ये तो भारत में आने का इनका क्रम था। लेकिन अगर बात करें कि इनकी जो कंपनियां थी, जो कंपनियां बना करके ये भारत में आए थे, तो इनकी कंपनियों की स्थापना कब हुई थी? तो कंपनी की स्थापना की चर्चा करें तो ये क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे पहले किसी कंपनी का निर्माण हुआ था तो पुर्तगाली कंपनी का ही निर्माण हुआ था, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1491 में कंपनी बनाई और भारत की ओर चल पड़े। ठीक है ना, भारत की ओर चल पड़े। कंपनी का नाम क्या था इनका? एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। और इसे हम बोलते क्या है? पुर्तगाली कंपनी बोलते हैं। ठीक है ना, पुर्तगाली कंपनी कब बनी थी? ये 1498 में बनी थी और 1498 में ही ये भारत आ चुके थे। पहली कंडीशन। अगला क्रम देखें तो अगले क्रम में कंपनी के निर्माण के क्रम में दोस्तों 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। कब? 1600 ईस्वी में। लेकिन आने के क्रम में देखिए इनका तीसरा नंबर आ रहा था, आने के क्रम में तीसरा था, लेकिन कंपनी निर्माण के क्रम में इनका नंबर कौन सा आता है? दूसरा आता है। ठीक है ना। इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के बाद फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है, कब होता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 साल बाद। देखिए यहां पर भारत आने के क्रम में अंग्रेज डचों से 3 साल बाद आए थे, है ना। लेकिन कंपनी की बात करें तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी थी, उसके 2 साल बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन के तैयार हुई। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? बेरिक दे ओस्ट इंडीज कंपनी। क्लियर है। तो अब डचों के बाद में जो नाम आता है दोस्तों वो आता है डेनिश का। ठीक है ना। तो यहां पर ये ध्यान देंगे, पुर्तगाली 1 नंबर पे ही आते हैं और डेनिश 4थे नंबर पर ही आ रहे हैं। ठीक है ना, और फ्रांसीसी 5वें नंबर पर। तो यहां जो क्रम में परिवर्तन आया वो किस में आया? डच और अंग्रेजों में, सिर्फ ये 2 में परिवर्तन हुआ है। आने के क्रम में डच पहले थे, लेकिन कंपनी निर्माण के क्रम में अंग्रेज पहले थे। क्लियर है। वो सबसे लास्ट में आते हैं फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण होता है। कब होता है दोस्तों? 1664 में। कब होता है? 1664 में। और जब 1664 में कंपनी बनती है उसके 4 साल बाद ये भारत में आते हैं। यहां तक का क्लियर है ना। चलिए, अब ये हमने देख लिया क्रम भारत में आने का इन लोगों का। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में आ क्यों रहे थे। इन्हें क्या हमने न्योता दिया था, कोई इन्विटेशन कार्ड दिया था आने के लिए कि भैया आइए भारत में, है ना, ऐसा कुछ था क्या? जो नहीं, ये खुद आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? रीजन क्या था?
तो उसका एक विशेष कारण था और वो कारण ही था मेरे दोस्तों व्यापार का। कौन सा कारण था? व्यापार का। तो कौन सा व्यापार? ऐसा भारत में ऐसा क्या व्यापार था जो उनके पास नहीं था यूरोप में? एक बात ध्यान देना, पहले भी और आज भी भारत का जो मसाला है ना पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। और मसाले की आवश्यकता आपको पता होगा ना, पूरी दुनिया में सबसे तीखा भोजन अगर कोई करता अगर सबसे ज्यादा स्पाइसी भोजन कोई करता है तो वो इंडिया वाले करते हैं, है ना। इंडिया वाले करते हैं, मतलब एशिया के लोग ज्यादा स्पाइसी भोजन करते हैं। लेकिन अगर यूरोप की तरफ आप देखेंगे, अमेरिका की तरफ देखेंगे, है ना, तो वहां पर स्पाइसी भोजन नहीं चलता है। सिर्फ भारत को हैबिट है ये स्पाइसी खाने की, है ना, कुछ चटपटा हो जाए, है ना। वो लोग बोलते हैं कि नहीं यार कुछ मीठा हो जाए, और हम चटपटा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है, समझिएगा। तो उस समय में भारत के जो मसाले थे ना पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं थे। तो भारत के मसाले इनको काफी लंबे समय से प्राप्त हो रहे थे एशिया के लोगों को। अब एशिया मसाले के पीछे ऐसा क्यों भागा? रीजन क्या है दोस्तों कि पूरा जो माफ कीजिएगा यूरोप, है ना, जो पूरा यूरोप है वो यूरोप एक ठंडा प्रदेश है। तो ठंडा प्रदेश होने के कारण वहां कच्चे मांस पर मसाले लगा करके वो खाते हैं, जिससे उनके शरीर में गर्मी बनी रहे। रीजन है ना। तो इस कारण से वो मसाला प्राप्त करना चाहते थे, और काफी लंबे समय से हालांकि मसाला भारत से उनके पास पहुंच रहा था, लेकिन अच्छे खासे दामों में पहुंच रहा था, मतलब मोटे दामों में पहुंच रहा था। लेकिन अचानक से होता क्या है कि एक समय आता है जब दो रीजन हो जाए, दो कारण होते हैं यूरोप में, दो कारण घटित होते हैं। दो कारण क्या होते हैं कि भारत का मसाला जिस रास्ते से यूरोप पहुंचता था उस रास्ते में बीच में एक उस्मानिया सल्तनत कब्जा कर लेती है। कहां पर? कुस्तुनतुनिया पर। कहां पर? कुस्तुनतुनिया पर से जो रास्ता निकलकर जा रहा था, तो उस कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो जाता है, अधिकार कर लेते हैं। अब जैसे ही कुस्तुनतुनिया सल्तनत किसकी थी दोस्तों? अरबों की थी। तो जैसे ही इन अरबियों का उस रास्ते पर कंट्रोल हो जाता, कब्जा हो जाता है, तो वे मसाले का व्यापार ये बंद कर देते हैं वहां से होना, और उस पूरे व्यापार पर अपना एकाधिकार जमा कर बैठ जाते हैं। और अब ये अरबी जो थे ये यूरोप में मसाला सप्लाई तो कर रहे थे, लेकिन उससे भी डबल तिबल दामों में करने लगे, जिससे अब यूरोपवासी परेशान हो चुके थे। उनको मसाले की आवश्यकता तो थी, लेकिन दाम और ज्यादा हेवी हो चुके थे। एक कारण तो ये था, है ना, भारत आने का। दूसरा कारण था कि उस समय में यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था, पुनर्जागरण हो रहा था, वहां की जनता जाग रही थी, वहां धर्म में सुधार हो रहा था। पहले जो धर्म में कुरीतियां थी, कुरीतियां समाप्त होने लगी थी और धर्म सुधार होने लगा था, नए नए आविष्कार होने लगा था। तो ये सब आविष्कार होने से, धर्म में सुधार होने से, जनता के जाग जाने से क्या हुआ दोस्तों? वह नए नए उद्योगों का निर्माण होने लगा। तो नए नए उद्योग पनपने के कारण भी अब उनको रॉ मटेरियल की आवश्यकता भी पड़ने लगी थी, और साथ ही साथ उनकी फैक्ट्रियों में तैयार होने वाले माल को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता भी थी। तो ये दो विशेष कारण रहे थे। इन दोनों विशेष कारणों के कारण ही अब यूरोपियन ने सोचा कि जो मार्ग से पहले हम भारत पहुंच जाया करते थे, अब चूंकि वो मार्ग तो अवरुद्ध हो चुका है, और अगर हम एक बार युद्ध करके उस मार्ग को खुलवा भी लें तो क्या गारंटी है कि वो मार्ग निरंतर एज इट इज चलता रहेगा, है ना। तो इस कारण से यूरोपियों ने एक नए मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। अब नया मार्ग कहां से दोस्तों? ये जो मैं दोनों रास्ते बताने वाला हूं आपको आगे चल के मैप में, है ना, आगे चल के मैप में बताने वाला हूं। चलिए एक बार दिखा देता हूं मैं आपको पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से समझ लेते हैं दोस्तों, ये छोटा सा मैप है, इससे समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका नहीं है, है ना। बाकी देखिए ये एशिया है ना, ये अफ्रीका भी आ चुका है, और ये पूरा यूरोप आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ यूरोप मसाले पहुंचने के लिए भारत से मसाले जो पहुंचते थे ना, ये इस रास्ते से होकर के पहुंचते थे, ये रास्ता था इनका पहुंचने का। ठीक है ना। तो ये बीच में ही यहीं पर कुस्तुनतुनिया पड़ जाता है, कुस्तुनतुनिया पड़ जाता है, और इसी कुस्तुनतुनिया पर अरब लोगों का अधिकार हो जाता है। तो ये रास्ता अवरुद्ध हो चुका था। अब चूंकि ये रास्ता कौन सा था दोस्तों? दर्रे वाला रास्ता था, पहाड़ों से काटते हुए, कहे कि लैंड लॉक था, जमीन पर जमीनी रास्ता था ये, है ना। लेकिन अब यूरोपियों ने सोचा कि ये रास्ता तो हमारे लिए अब समाप्त हो चुका है, अब चूंकि हमको तो पहुंचना है एशिया, तो कैसे पहुंचा जाए? तो उन्होंने एक नए रास्ते की खोज करना प्रारंभ कर दिया, समुद्री मार्ग का प्रारंभ कर दिया। देखिए समुद्री मार्ग, तो ये समुद्री मार्ग से इन्होंने खोज करना प्रारंभ किया रास्ते का, और अंततः वो सफल भी हो गए। और इस प्रकार से देखिए लाइनें बनी हुई है, ये आखिरकार भारत पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने कौन से रास्ते की खोज की दोस्तों? तो इन्होंने जो है समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल हो जाते हैं। अब इस रास्ते में ऐसा नहीं है
कि यूरोप का कोई एक अकेला व्यक्ति ही निकला था। यूरोप में कोई एक अकेला देश भी नहीं है, बहुत सारे देश है वहां पर। तो देखिए यहां पर दोस्तों सबसे पहले देखिए पुर्तगाल से करबल निकलते हैं, पुर्तगाल से करबल निकलते हैं। क्या नाम है? करबल, है ना, करबल। ये कहां पहुंच जाते हैं? ब्राजील पहुंच जाते हैं, मतलब दक्षिण अमेरिका पहुंच जाते हैं, ये ब्राजील पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से स्पेन से कोलंबस निकलता है तो वो उत्तरी अमेरिका पहुंच जाता है। कब निकलता है? 1492 में, 1492 में निकलता है। उसी प्रकार से दोस्तों पुर्तगाल से ही वास्को डी गामा निकलता है और वो भारत पहुंच जाता है। कब? 1498 में। क्लियर है? 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाता है। उसी क्रम में ब्रिटेन से कुक निकलता, वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। और हॉलैंड से जो है तस्मान निकलता, तो वो जो है न्यूजीलैंड और तस्मानिया पहुंच जाते हैं। तो ये क्रम रहा था। इस प्रकार से जो है ये यूरोपी भारत में आ पाए। भारत या कहे कि भारतीय जो अन्य दक्षिण पूर्वी जो राष्ट्र थे एशिया के, वहां पर ये सब यूरोपी आ पहुंचते हैं। ठीक है ना। अभी हालांकि एक एक दो दो व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन अब आगे देखिए किस प्रकार से जमावड़ा इनका होता है। चलिए अब सबसे पहले एक एक पॉइंट की दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि हम यहाँ पर जो है विशेष रूप से चार देशों की हम चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों की कि पुर्तगाली भारत में आते हैं। तो कब आते हैं ये? 1491 में आते हैं। और कब तक रहते दोस्तों? 1961 तक रहते हैं। तो इस क्रम से याद रखिएगा। देखिए 1491 में, 1498 में, अब ये क्रम में हमने देखा था सबसे पहले आते थे पुर्तगाली, है ना। वो जा कब रहे हैं ये? 1961 में, मतलब भारत की आजादी के भी बाद जा रहे हैं ये। भारत की आजादी, संविधान लागू होने के भी 11 साल बाद जा रहे हैं ये, है ना। तो अब समझिए यहां पर एक कहानी यहां से ये बन जाती है कि ये आते सबसे पहले हैं कौन? पुर्तगाली, और जाते सबसे बाद में है। ठीक है ना। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। चलिए कहां से आए थे दोस्तों? तो देखिए ये पुर्तगाल से आते हैं, यूरोप का एक देश है पुर्तगाल से आते हैं। ये दो रास्ते बने हुए हैं, तो ये दो अलग अलग रास्ते ही है। एक रास्ता जो दोस्तों आपको एरो दिख रहा है जाता हुआ, तो ये इस रास्ते से जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। इस रास्ते से वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। ये अफ्रीका के चारों तरफ घूमते हुए, है ना, समुद्री मार्ग से ये भारत के कालीकट में जाकर के पहुंचते। कहां पर? भारत के कालीकट में जाकर के पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। और जिस रास्ते से ये आते हैं, इस रास्ते को ही यहां पर कैप्स ऑफ गुड होप नाम दिया गया था। इस रास्ते को नाम याद रखेंगे। इस रास्ते को क्या नाम दिया गया था दोस्तों? कैप्स ऑफ गुड होप। ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी डिटेल भी इसकी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में जो है आसानी हो जाए, है ना। जो मैंने आपको बताया है वही कुछ लिखा हुआ है कि भारत में यूरोपियों के प्रवेश में सबसे पहला नाम जो आता है वो वास्को डी गामा का आता है ना। ये वास्को डी गामा 20 मई 1498 को दक्षिण भारत के कालीकट पहुंचता है। और ना इसके बाद भारत में पुर्तगाली व्यापारियों को समुद्र के रास्ते से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था भारत पहुंचने वाला, है ना। इससे पहले समुद्री मार्ग से आना बहुत डिफिकल्ट था। पहले कई सारे लोग आए, लेकिन जो ये आपको अफ्रीका दिख रहा ना, ये आते यहां से तो थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के यहां तक ही आ पाते हैं। यहां के बाद में वापस लौट जाया करते थे, क्योंकि यहां से वापस घूम के इधर आना बहुत डरावना दृश्य हुआ करता था इस समय। बस एक ही व्यक्ति ने दम भरी थी, वो था वास्को डी गामा। इसने हिम्मत की, अपना जज्बा दिखाया और आखिरकार ये भारत पहुंच जाता है व्यापार करने के लिए। ठीक है ना। तो वास्को डी गामा जो हम कहते हैं ना कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अच्छा भारत तो पहले खोया हुआ था, तो ऐसा नहीं था, भारत खोया हुआ नहीं था। यूरोप से भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कोई पहला व्यक्ति था, तो वो था वास्को डी गामा। भारत की खोज करने वाला नहीं था, है ना। भारत की खोज क्यों वास्को डी गामा ने नहीं की थी, ये पता नहीं कौन इतिहासकार थे जो ये लिख के चले गए हैं, है ना। बल्कि ऐसा नहीं था, सिर्फ यूरोप से भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कोई पहला व्यक्ति था, तो वो वास्को डी गामा था। भारत की खोज करने वाला नहीं था, भारत की खोज इसने नहीं की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए उन्होंने भारत में कालीकट और कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठियां बना ली। इसके बाद आने वाले डच, अंग्रेज, इनसे इनका संघर्ष भी हुआ। पुर्तगाली अपना व्यापार भारत में ज्यादा मतलब
अच्छी खासी जगह पर विस्तार नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनको डचों से भी संघर्ष करना पड़ा, बाद में अंग्रेज भी आ गए तो अंग्रेजों से भी संघर्ष करना पड़ा। इस कारण से ये भारत में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए थे अपने साम्राज्य का। बाद में इनका वर्चस्व जो है सिर्फ दमन द्वीप और गोवा तक ही सिमट करके रह गया था। सिर्फ दमन द्वीप, भारत के दमन द्वीप में और गोवा पे ही इनका वर्चस्व था, बाकी और भारत से सब जगह से ये खत्म हो चुके थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा आया। अभी मैं आगे और आपको बताने वाला हूं पूरा वास्को डी गामा के बारे में, किस प्रकार से ये आता है। देखिए जरा, वास्को डी गामा 1491 में भारत आता है 20 मई को, और कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट याद रखे, जिस जहाज से वास्को डी गामा आता है उस जहाज का नाम था दोस्तों साओ गैब्रियल। क्या नाम था? साओ गैब्रियल। ठीक है ना। वो जिस रास्ते से आता है उस रास्ते का नाम केप ऑफ गुड होप। क्लियर है। ये जो है यहां पर ये गुजरात पहुंचता है, या कहे कि यहां जो गुजराती शासक था, कालीकट का शासक, क्या नाम था दोस्तों उसका? जमोरिन। ये शासक का नाम नहीं था जमोरिन, बल्कि जमोरिन ये उस शासक की उपाधि हुआ करती थी, है ना। तो इन जमोरिन ने इसका स्वागत किया, लेकिन उससे पहले जो अरब के जो अरबी व्यापारी जो थे, जिन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया था इनका, उन व्यापारियों ने इस वास्को डी गामा का अच्छा खासा विरोध किया, इसको भगाने का वापस प्रयास किया, क्योंकि वास्को डी गामा के आ जाने से जो है अब ये अरब व्यापारी जो है यूरोप में जो अपना माल भेज रहे थे, मसाले भेज रहे थे, अब उनका मसाला कोई नहीं खरीदेगा अगर ये आ गया, अगर ये सप्लाई करेगा तो, है ना। इस कारण से अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। काली मिर्च का इसने सबसे पहले काली मिर्च का व्यापार किया, जिसे ब्लैक पेपर कहा जाता। तो काली मिर्च का इसने व्यापार किया, और उस पहले ही व्यापार में इसने जब यूरोप में बेच दिया तो सारे खर्चे काटने के बाद उस काली मिर्च पर 60 गुना मुनाफा इसने कमाया था। कितना? 60 गुना मुनाफा इसने कमाया। क्लियर है। ये जाने के बाद में 1502 में फिर से आता है भारत, दोबारा आता है, और उसके एक साल बाद 1503 में ये कोचीन में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। पहली फैक्ट्री थी इसकी। ठीक है ना। उसके बाद में ये 1524 में फिर तीसरी बार आता है भारत, है ना, और फिर वापस ये यूरोप नहीं जा पाता, बल्कि इसकी जो है 1524 में ही 24 दिसंबर 1524 को इसकी यही मृत्यु हो जाती कोचीन, केरल में। क्लियर है। इसी के साथ में दोस्तों, इसके साथ में देखिए, अब बात करते हैं हम डचों की बात करते हैं। अभी तक आपने जो ये पुर्तगालियों का देखा है, तो पुर्तगालियों में अब मैं बता दूं क्लियर कि बीए वालों के लिए कितना है। बीए वालों के लिए सिर्फ आपको ये सिर्फ जो डेटा आपको दिया गया है दोस्तों, सिर्फ आपको ये डेटा याद रखना है, इस डेटा पढ़ना है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। अगर हम विस्तार में अभी एक्चुअल में जब हम पुर्तगालियों का स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पूरे विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार से वास्को डी गामा कब निकला था, किस एग्रीमेंट के साथ निकला था, कैसे कैसे आया, उसका किसने सपोर्ट किया, जब भारत में आया तो किन किन परिस्थितियों को उसने सामना किया, कहां पर रुका। ये सारी कहानी दोस्तों हम इनके स्पेशल सेशन में देखने वाले हैं, जो आगे चल करके पूरा सेपरेट सेशन होगा पुर्तगालियों के भारत आगमन पर, है ना। उसी प्रकार से डचों का भी सेपरेट सेशन होगा, अंग्रेजों का भी सेपरेट सेशन होगा, फ्रांसीसियों का भी सेपरेट सेशन होगा, उसमें पूरे विस्तार से हम बात करेंगे। इसलिए यहां पर आपको सिर्फ इतना आपके लिए डेटा पर्याप्त है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम डचों की, कि डच किस प्रकार से आते हैं दोस्तों। तो डचों के आने का मार्ग देख लीजिए जरा एक बार। डचों का भारत में आने का मार्ग जरा देख लीजिए आप लोग। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है ना, ये डच, इस लाइनिंग से ये समझ आता है। देखिए पहले ठीक है, अफ्रीका तो ये कैप्स ऑफ गुड होप तक तो सभी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिए रास्ते बहुत सारे फूट चुके हैं। एक रास्ता सीधा श्रीलंका पहुंचता है, माफ करना, श्रीलंका पहुंचता है। श्रीलंका से ये भारत के गुजरात में पहुंच जाते हैं डच, ठीक है ना। एक रास्ता जो है इधर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की ओर जा रहा है, जहां इंडोनेशिया वगैरह जो देश है, फिलीपींस वगैरह जो देश है, उधर पहुंच जाता है। तो इससे एक बात हमें ये आता है कि डच सिर्फ भारत में नहीं आए थे, बल्कि ये भारत से पहले दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों के साथ ही व्यापार करने पहुंच चुके थे, और वहां व्यापार सफलतापूर्वक कर भी रहे थे, है ना। भारत में तो इनका एक छोटा सा एक हिस्सा आया था, लेकिन जल्दी से इनको वापस भगा भी दिया गया था, है ना। तो डेटा ये है आपका, इसका डेटा भी आपको ये अवेलेबल है। पुर्तगालियों के बाद में कौन आया दूसरे नंबर पर? तो दोस्तों डच आए थे, है ना। और डच कहां के थे? ये हॉलैंड वासी थे। हॉलैंड मतलब कि आज वर्तमान में हम उसको नीदरलैंड बोलते हैं। कब से बोलते हैं नीदरलैंड? कब से? ये तो काफी लंबे समय से बोलते हैं, लेकिन 2019 में नीदरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड दोनों नाम चलता था, लेकिन 2019 में
नीदरलैंड ने हॉलैंड जो शब्द था उसको हटा दिया। क्लियर है ना, अपने रिकॉर्ड से हटा दिया। अब सिर्फ उस हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाता है। कब से? 2019 से। क्लियर है। तो डच जो है भारत में 1605 में भारत में आते हैं, 1605 में भारत में आते हैं और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। डच व्यापारियों ने भारत में सूरत में चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, उड़ीसा का बालासोर और कोचीन यहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उनको तो खदेड़ दिया। डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष किया, पुर्तगालियों को तो उन्होंने खदेड़ दिया, लेकिन बाद में जब इनके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने डचों को खदेड़ दिया, जिसे एक आपने सुना होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध इनका अंतिम युद्ध था अंग्रेजों के साथ में, और उसी से इनका जो है अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था भारत से। किनका? डचों का। किस प्रकार से, जरा एक बार देख लीजिए। सॉरी, देखिए डचों का आगमन होता है भारत में। कहां के थे ये दोस्तों? ये हॉलैंड के थे, ठीक है ना, और अब इसे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये हॉलैंड कब हटा? 2019 में हॉलैंड को हटा दिया गया था, ठीक है ना। इसको कंप्लीटली अब सिर्फ नीदरलैंड ही बोला जाता है, ठीक है। 1596 में दोस्तों डच से कोई पहला नागरिक जो आया था, नाविक आया था, प्रथम नागरिक, उसका नाम क्या था? कार्नेलिस था। कार्नेलिस डी हाउटमैन, नाम याद रखेंगे आप लोग। नाम याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन कार्नेलिस डी हाउटमैन अभी अगर आप नाम याद रखेंगे चल जाएगा, है ना। डी हाउटमैन जो है पहला डच नागरिक था जो भारत आया था। कब आया था? 1596 में, ठीक है। 1602 में फिर एक कंपनी बन करके आती है। कौन सी कंपनी का नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। लेकिन जो ये कंपनी थी दोस्तों, ये एक संयुक्त उपक्रम था, एक संयुक्त उपक्रम था, एक सरकारी कंपनी हम इसको कह सकते हैं, सरकारी कंपनी के रूप में बनकर आई थी। इसका आगमन 1605 में होता है भारत में, और इनका पहला जो सेंटर बनता है वो मसूलीपट्टनम में बनता है। कहां बनता है? मसूलीपट्टनम में बनता है। इनका इससे पहले का जो मुख्यालय था वो इंडोनेशिया में रहता है, क्योंकि ये उधर इंडोनेशिया वगैरह पहले पहुंच चुके थे, भारत तो बाद में आए थे, है ना। तो इनका जो मेन सेंटर था ना वो इंडोनेशिया में था, और उन्होंने फिर अपना एक भारत में अगर कोई केंद्र डाला, सेंटर डाला ना, तो वो मसूलीपट्टनम में डाला था इन्होंने पहला सेंटर। क्लियर है ना। चलिए, इसी प्रकार से इन्होंने जो भारत में आकर के कार्य क्या किया? तो व्यापार तो किया था इन्होंने, लेकिन किसको महत्व दिया था? अब चूंकि आपको पता है ना, वास्को डी गामा मसाले से आकर्षित हुआ, मसाले के लिए आया था। क्या डच भी मसाले के लिए आए थे? तो नहीं दोस्तों, डचों ने व्यापार में जो विशेष महत्व दिया ना, वो उन्होंने कपड़े को महत्व दिया था, कपड़े को महत्व दिया था। और इन्हीं डचों के प्रयास से इन डचों ने इतने बृहद लेवल पर भारत के वस्त्रों का व्यापार किया कि पूरी दुनिया में भारत के कपड़े को फेमस कर दिया था। पूरी दुनिया में भारतीय कपड़ा फेमस हो चुका था डचों के समय में, याद रखिएगा, है ना। लेकिन इनका अंतिम रूप से जब अंग्रेज आ जाते हैं तो इनका पतन प्रारंभ हो जाता है ना। बेदरा का एक युद्ध होता है जिसे हम कर्नाटक में होता है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। बेदरा का युद्ध और कर्नाटक का युद्ध कब होता है दोस्तों? 1759 में होता है। किस किस के बीच में? अंग्रेजों की ओर से क्लाइव लड़ रहा था, है ना, और ये डच, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और डचों की इसमें हार हो जाती है। क्लियर है। तो इस प्रकार से डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का, यहां पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था। औद्योगिक इनमें जो लोग काम करते थे वो वेतन भोगी हुआ करते, इनको वेतन जो है पेगोड़ा में मिलता था। पेगोड़ा क्या थे दोस्तों? स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण सोने के सिक्के हुआ करते थे। क्लियर है यहां तक का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम फ्रांसीसियों के भारत आगमन की, फ्रांसीसियों के भारत आगमन की। चलिए बात करते हैं फ्रांसीसियों के भारत। देखिए दोस्तों, यूरोप में आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में फ्रांस कहां पर है आपको क्लियर नजर आ रहा है? ये फ्रांस है यूरोप में, ये फ्रांस है, जो रेड कलर दिख रहा है ये फ्रांस है, ठीक है ना। ये पूरा यूरोप है, यूरोप में ये फ्रांस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1664 में
फ्रांस की एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होकर के भारत में इसका आगमन होता है। उन्होंने सूरत, पांडिचेरी, माही, मछलीपट्टनम, चंद्रनगर और कालीकट को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की तरह ही भारत में राजनीतिक घुसपैठ का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप उनको अंग्रेजों का सामना करना पड़ा और अंतिम रूप से उन्हें अंग्रेजों से वो परास्त हुए और उनकी हार हो जाती है। तो समझिएगा यहां पर 1664 में आने के बाद उनकी व्यापार से ध्यान हट करके उनकी भी लालसा बढ़ने लगी। उनको भी लगा कि जिस प्रकार से अंग्रेज भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय राज्यों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रकार से बहती गंगा में हम लोगों को भी हाथ धो लेना चाहिए और हम भी जो है इसी प्रकार से भारतीय राज्यों को हड़प करके और यहीं व्यापार करें और यहीं पर राज्य करना प्रारंभ कर दे। प्रसाद बढ़ रहा है तो अपन को लेने से क्या हर्ज है। ये सब इस प्रक्रिया में शामिल हुए तो अंग्रेजों ने बोला कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, भारत को तो सिर्फ हम अकेले खाएंगे, हम अकेले हड़पेंगे भारत को, तो है ना, आप लोग इसमें भागीदार नहीं हो सकते। तो इनको अर्थात फ्रांसीसियों को अंग्रेजों का भी सामना करना पड़ा। अंततः जिस प्रकार से अंग्रेजों का डचों के साथ युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से फ्रांसीसियों के साथ भी इनका युद्ध होना तय था और अंततः उस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, फ्रांसीसियों की हार होती है। इस प्रकार से भारत से फ्रांसीसियों को अंततः जाना पड़ता है। क्लियर है। इसी के साथ में दोस्तों फ्रांस की थोड़ी सी और आगे चर्चा कर लेते हैं प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट्स के लिए। फ्रांस की कंपनी सबसे आखिरी में आती है। कब? 1664 में आती है। कंपनी का नाम जो है दोस्तों देश इन देश ओरिएंटलेस, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है ना। सबसे अंतिम में कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आती है? तो वो फ्रांसीसी कंपनी ही आती है। कब? 1664 में आती है। क्लियर है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम रहा। ठीक है। इस कंपनी का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, वो निर्माण दो लोगों की सहायता से हुआ था। फ्रांस के राजा लुईस 14वें और उनके वित्त मंत्री कोलबर्ट, इन दोनों ने मिलकर के इस कंपनी का निर्माण किया था, जो कि पूरी तरह से ये सरकारी कंपनी थी। 1664 में कंपनी का निर्माण होता है और 1668 में ये भारत आते हैं, कंपनी को लेकर भारत आते हैं, भारत इनका आगमन होता है। भारत आकर के इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। प्रथम फैक्ट्री लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं 1668 में आते ही, है ना। और किसके नेतृत्व में लगती है दोस्तों ये फैक्ट्री? तो ये फेंको केरो के नेतृत्व में इस फैक्ट्री का निर्माण होता है। फिर दूसरी फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में लगती है 1669 में। 1674 में आकर के फेंको ने ही जो है दोस्तों पौंडीचेरी की स्थापना की। ठीक है ना। और उसी प्रकार से पौंडीचेरी की स्थापना की। उस क्षेत्र में पहले पुर्तगालियों का अधिकार था, उसके बाद फ्रांसीसियों का हुआ, फ्रांसीसियों से डचों ने फिर इसको छीन लिया और डचों से फिर फ्रांसीसियों ने छीन लिया। अंततः 1690 में चंद्रनगर में भी इनका जो है एक फैक्ट्री की स्थापना अंत रूप से हो जाती है। क्लियर है। और ये यहां तक सिमट करके लगभग रह जाते हैं, ज्यादा फैल नहीं पाते और जल्दी ही इनको भारत से जो है टाटा बाय बाय बोलना पड़ता है। रीजन अंग्रेजों के साथ युद्ध होने के कारण। ठीक है ना। और इनका अंतिम रूप से जो पतन होता है वो पतन दोस्तों इनकी लालसा बढ़ने के कारण होता है। लालसा बढ़ने, जब तक ये व्यापार कर रहे थे तो ठीक है, इनका व्यापार चल रहा था, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में 1742 में डुप्ले जो है उस कंपनी का गवर्नर बनकर के आता है भारत में। और डुप्ले की महत्वाकांक्षा जो थी ना, उस महत्वाकांक्षा ही थी इनको डुबाने का कारण बनी। डुप्ले की महत्वाकांक्षा फ्रांसीसी कंपनी को डुबाने का कारण बनी। कैसे? कि जब ये भारत आया तो इसके मन में लड्डू फूटा। कौन सा लड्डू फूटा? साम्राज्य का लड्डू फूटा कि यार हम भी अंग्रेजों की तरह साम्राज्य स्थापित करेंगे यहां पर। ठीक है ना। तो इन्होंने अंग्रेजों से जो है युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया कि अंग्रेज जिन राजाओं का साथ दे रहे थे उनके जो विरोधी राजा थे उसका साथ फ्रांसीसी देने लग गए। इस प्रकार से आपस में टकराने लगे। प्रत्यक्ष नहीं टकरा रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से टकरा रहे थे। ठीक है। और एक प्रकार की सहायक संधि जो है इन्होंने लागू कर दी। कई प्रकार के नीतियां लागू कर दी थी इन्होंने समुद्री मार्गों पर, जो एक प्रकार सहायक संधि ही हुआ करती थी, है ना। और व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस कारण से अंग्रेजों से इनका संघर्ष हुआ और अंतिम रूप से कर्नाटक का युद्ध हुआ, जिनमें इनको हार का सामना करना पड़ा और इसी हार के साथ इनका पतन हो जाता है। अंतिम रूप से दोस्तों, सेशन के अंतिम रूप से अब बात करेंगे हम अंग्रेजों के भारत आगमन की। अंग्रेजों का भारत आगमन जो है तीसरे नंबर पर तो रहता है, लेकिन सबसे अंतिम रूप से
देखा जाए सबसे लंबे समय राज करने वाले भारत पर अंग्रेज ही रहते हैं। कब से कब तक? 1608 में आते हैं, 1947 में जाते हैं। 1608 में आते हैं, 1947 में आते हैं। लगभग 300 साल इन्होंने भारत पर अधिकार का, पूरे 300 साल नहीं, काफी साल तो इनको जो है देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है ना, तब जाकर के इनकी राजनीति में, इनका डायरेक्टली राजनीति में प्रवेश होता है प्लासी के युद्ध के बाद, है ना। तो बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ में जब अंग्रेजों का 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो वो प्लासी का युद्ध धोखाधड़ी से जीतने के बाद तब जाकर के इनका भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश हो जाता है। तो 1757 से लेकर के 1947 तक वास्तविक रूप से राजनीतिक प्रभुत्व इनका रहता है ना। मैप के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि कितनी जगह पर इनका पूरी तरह से अधिकार था। अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, इन्होंने विभिन्न प्रकार की अपनी कोठियां बनाई, है ना, किले बनाए, इन सब का निर्माण किया। तो सबसे ज्यादा कोठियां किले जो थे वो अंग्रेजों के ही थे, है ना। देखिए सूरत सबसे पहले, देखिए सूरत में 1613 में यहाँ पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बनाई। बंबई को भी हड़प रखा था इन लोगों ने, 1668 में बनाया। इसके बाद में यहाँ देखें तो कासिम बाजार, है ना, बंगाल के कासिम बाजार पर, बंगाल कलकत्ता पोर्ट विलियम पर, ठीक है, बंगाल के हुगली पर, उड़ीसा, मसूलीपट्टनम, मद्रास, है ना, कुडलोर। दोस्तों इस सब क्रम में एक बात आप विशेष रूप से याद रखना कि जो ये क्षेत्र था ना, ये वाला, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरे बंगाल के नाम से जाना जाता था, बंगाल के नाम से, याद रखिएगा आप लोग, बंगाल के नाम से जाना जाता था ये पूरा क्षेत्र, ठीक है ना। उस समय ये बिहार इस प्रकार से नहीं बने थे, अलग अलग राज्य नहीं बने थे, झारखंड वगैरह। तो ये बंगाल जो क्षेत्र था ना, पूरे भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता, सबसे समृद्ध प्रांत। इसलिए जितने भी यूरोपीय आए ना, सबने बंगाल को हड़पने का प्रयास किया कि अगर बंगाल कब्जे में आ गया ना, तो समझ जाना कि सोने की चिड़िया हमारे घर में आ जाएगी। सबसे समृद्ध प्रांत अगर कोई होता था तो उस समय बंगाली हुआ करता था, ठीक है। चलिए, तो भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, और 1608 में ये भारत आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सर टॉमस रो 1615 में सर टॉमस रो भारत आकर के मुगल सम्राट जहांगीर के साथ में ये बातचीत करते हैं, ये संधि करते हैं, और ये जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। कब? 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर से ये भारत में व्यापार करने की अनुमति ले लेते हैं, और इसी अनुमति के साथ इनको कई सुविधाएं मिल जाती है। 18वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाकर भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप की भी शुरुआत कर दी थी। कब तक दोस्तों? 18वीं शताब्दी तक। तो 18वीं शताब्दी तक आते आते इन्होंने जो है भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप चालू कर दिया था। राजनीतिक हस्तक्षेप की शुरुआत की, राजनीतिक, है ना, इस और अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाना भी इन लोगों ने शुरू कर दिया था। बस इतनी बात आपको अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है बीए वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन पूरे प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट को एक एक पॉइंट आपको पूरा विस्तार से याद रखना है, याद रखिएगा। चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं इस पूरी कहानी की। कंपनी कहाँ की थी दोस्तों? इंग्लैंड की कंपनी थी। कब निर्माण हुआ था भाई इसका? 1599 में। मिल्डेनहॉफ जब भारत आया था, है ना, उस समय जब भारत आया तो इसमें स्थापना में मिल्डेनहॉफ का विशेष रूप से इसका हाथ था, क्योंकि इसकी कंपनी निजी कंपनी थी, है ना। तो इसने 1600 में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनसे बातचीत की, उनसे परमिशन ली। उनसे परमिशन के साथ ही भारत में जो मुगल सम्राट हुआ करते थे अकबर, उनसे भी बातचीत की। इनसे बातचीत करने के बाद में इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया। किस कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, ठीक है ना। और ये जो कंपनी थी ये इसकी एक निजी कंपनी थी, और इन्होंने शेयर इशू करके अपनी कंपनी के एक संचालक मंडल का जो है निर्माण किया। 24 लोगों का एक निर्देशक मंडल यहां पर जो है इन्होंने बिठाया था इस कंपनी की देखरेख करने के लिए ब्रिटेन में, ठीक है। और यहां से ये निर्देशक मंडल ही जो है इस कंपनी को निर्देश देता था भारत में। इसका प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ हुआ करता था। 1600 में एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए व्यापारिक एकाधिकार का अधिकार इनको इसका चार्टर प्रदान कर दिया था एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में। लेकिन इस चार्टर को इसको दोस्तों 15 सालों के लिए किया था, लेकिन 15 सालों से पहले ही, मतलब कि 9 साल बाद ही राजा जेम्स प्रथम ने इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया था। अनिश्चित काल के लिए मतलब अब दोबारा इनको रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरे चार्ट इसका रहा था।
क्लियर है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये चारों ही यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की बारे में चर्चा की है। जितनी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यकता मैंने उतनी बात की है। इस पर हालांकि अभी और विस्तार पूर्वक चर्चा होना शेष है, लेकिन इस पर चर्चा कब होगी, जब फुल लेंथ में सेशन आगे बढ़ेंगे, है ना। जब हम अंग्रेजों के आगमन पर चर्चा करेंगे तो पूरे विस्तार से चर्चा होगी। हो सकता संभवतः कि एक अंग्रेजों के आगमन पर ही शायद 2 सेशन हो जाए, वो भी 1-1 घंटे के, क्योंकि इतिहास है, स्टोरी वाइज पढ़ना हमारे लिए परम आवश्यक है। स्टोरी वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से इतिहास याद हो जाएगा, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमने मर्यादा लांघने का प्रयास किया, इतिहास की मर्यादा लांघने का प्रयास, क्योंकि इतिहास को राजनीति विज्ञान की तरह नहीं पढ़ा जाता, इतिहास को भूगोल की तरह नहीं पढ़ा जाता, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा जाता है, मतलब उसको समझा जाता है, रटा नहीं जाता। इतिहास सीमित नहीं है, इतिहास असीमित है मेरे दोस्त। अगर आपने समझ लिया ना तो आपको किसको जो ये किताबी लैंग्वेज है इससे पूरी तरह आजादी मिल जाएगी। और जो आप इतिहास को आंसर राइटिंग करते वक्त जो अपने शब्दों में लिखेंगे उसके भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बस आपको कहानी पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला सेशन में हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष की। तो कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, चूंकि अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है उस टॉपिक पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो संघर्ष हुआ था उस पर हम चर्चा करेंगे। इस संघर्ष के साथ में किस प्रकार से फ्रांसीसी हारे थे, अंग्रेज जीते थे, और फ्रांसीसियों का किस प्रकार से भारत से नामो निशान समाप्त खत्म हो गया था, वो सारी चर्चा हम अगले सेशन में करने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी। मैं फिर से बता दूं, जो अगर कोई नए स्टूडेंट है, अगर हमारे सेशन फाइंड आउट करने में कोई समस्या आ रही हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जल्दी से। वहां पर आपको सभी सेशन क्रम अनुसार मिल जाते हैं, सभी सेशन की लिंक मिल जाती है। पर डे जो लाइव क्लासेस होती है उनकी लिंक भी सबसे पहले हम इसी ग्रुप पर डालते हैं। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।